बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर सबक नामदेव माली के ख़ुलासे और मशक़ी सवालात से मुताल्लिक़ है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने सबक का ख़ुलासा की हेडिंग देनी है। एज़ यूजुअल आपने सबक का उन्वान लिखना है जो कि नामदेव माली हैं। मुसन्निफ़ का नाम लिखना है जो कि मौलवी अब्दुल हक हैं। इसका माखज़ है चंद हम असर और सिन्फ़ अदब इसकी होगी खाका निगारी। खाका निगारी किसी भी शख्सियत के क्वालिटीज़ के मुतालिक जब हम किसी सबक में डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि इस शख्सियत का खाका बयान हुआ है। तो ये खाका निगारी कैटेगरी है जिससे ये सबक बिलोंग करता है, ताल्लुक़ रखता है, यानी सिन्फ़ अदब खाका निगारी। तारुफ़ की हेडिंग आप देंगे और उसमें लिखेंगे मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया मुहक़्क़िक़ नक़ाद, माहिर लुग़त निगार और उम्दा इंशा परदास थे। यहाँ आपको कुछ मुश्किल अल्फाज दिख रहे होंगे लेकिन आप उनसे घबराइएगा मत। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपकी उर्दू बाकी बच्चों से मेयारी होनी चाहिए और अच्छी। यहाँ मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि ना सिर्फ काम आसान हो बल्कि मयारी और पायदार भी हो, ताकि वो आपका मयार भी बुलंद करे, आपकी उर्दू भी बेहतर हो जाए और आपका इमेज भी अच्छा पड़े, इम्प्रेशन भी अच्छा हो एग्जामिनर के ऊपर। तो मुहक्किक का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, तहकीक करने वाले को कहते हैं, नक्काद कहते हैं तनकीद करने वाले को, रिव्यूज़ लिखते हैं जो लोग उन्हें नक्काद कहा जाता है, और लुग़त निगार डिक्शनरी लिखने वाले को कहा जाता है। ये डिक्शनरी भी लिख चुके हैं इसलिए इनको लुग़त निगार कहा जाता है, और इंशा परदास कहा जाता है मज़मून लिखने वाले को। ठीक है, तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने आपको बता दिए हैं, समझ आ गए होंगे। आप ज़रूर इन खुलासा जात को तमाम मेरे लेक्चर्स को नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। और मेरा दावा है कि इस तरह का मयारी और आसान और विद प्रेजेंटेशन काम आपको बड़ी से बड़ी महंगी एकेडमी भी नहीं सिखाएगी, आपको बड़ी से बड़ी की बुक भी नहीं सिखाएगी। जो ये काम आपको मिल रहा है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये मेरे इतने सालों के तजर्बे का निचोड़ है ये काम। तो आप इस तजर्बे का फ़ायदा उठाइए। अगर हमें हमारे असातिज़ा ने इतनी तफसील से गाइड किया होता तो आज हम पता नहीं तरक्की के किस मयार पर मौजूद होते। तो स्टूडेंट्स, आज अगर आपको गाइडलाइंस फराहम की जा रही हैं तो आप इनका फ़ायदा ज़रूर उठाया कीजिए। तो चलिए बाकी का काम लिखिए। अगली लाइन है, उन्होंने उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की और तरवीज के लिए बहुत जाँफशानी से काम किया। उनका उसलूब सादा, साफ़ और दिलकश है। आगे आप खुलासा लिखिएगा। नामदेव मकबरा राबिया दौरानी और औरंगाबाद दक्कन के बाग में माली था। ज़ात का ढीर था जो बहुत नीच ज़ात ख्याल की जाती है। इसकी कोई औलाद ना थी। वो अपने पौधों और पेड़ों को ही अपनी औलाद समझता था। उनको सरसब्ज़ व शादाब देखकर ऐसा खुश होता था जिस तरह एक माँ। जैसे जैसे वो बढ़ते और फलते फूलते उसका दिल भी बढ़ता और फूलता था। कभी किसी पौधे में कीड़ा लग जाता तो उसे बड़ा फिक्र होता, हजार जतन करता और उसे बचा लेता। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की शनाख्त भी हो गई। ख़ास तौर पर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत हासिल थी। वो बड़ी शफ़क़त और गौर से उनका इलाज करता। एक साल बारिश कम होने की वजह से पानी की कमी हो गई। बहुत से पौधे तल्फ हो गए। जो बच गए वो ऐसे मुरझाए हुए थे जैसे दिख के बीमार। लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था। वो दूर दूर से एक एक घड़ा पानी का सर पे उठाकर लाता और पौधों को सींचता। ये कहत का ज़माना था, लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता था। ये आधा पानी और आधा कीचड़ लाता। यही गदला पानी पौधों के हक में आबे हयात था। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की योरश हुई। योरश जो है वो हमले को कहा जाता है। सब माली भागकर छुप गए। नामदेव को खबर भी न हुई कि क्या हो रहा है। वो अपने काम में लगा रहा। उसे क्या मालूम था कि क़ज़ा उसके सर पे खेल रही है। क़ज़ा मौत को कहा जाता है। मक्खियों का गज़बनाक झुल्लड़ इस पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम होकर उसी में जान दे दी। झुल्लड़ झुंड को कहा जाता है या गिरोह को कहा जाता है, और गज़बनाक मतलब बहुत गुस्से की हालत में खौफनाक किस्म का जो झुंड था वो इस पर टूट पड़ा, मतलब इस पर हमला कर दिया उसने। और इसी दौरान जो है नामदेव माली
کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ بہت سادہ مزاج اور منکسر المزاج تھا۔ منکسر المزاج کہا جاتا ہے عاجز انسان کو جس میں غرور اور تکبر نہ ہو۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا پھر بھی اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرتا تھا۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا اور کام کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ خلاصہ ہے، بہت بار پیپرز میں آ چکا ہے اور اس بار بھی میری طرف سے گیس ہے کہ شاید یہ ضرور آ سکتا ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ اس میں سے ایک چیز تو آئی تھنک ضرور آئے گی، یا خلاصہ یا آپ کو سلیو ضرور آئے گی، تو آپ کو دونوں چیزیں اس سبق کی بہت توجہ سے کرنی چاہیے۔ اب اس کے مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کی ہیڈنگ آپ دیں گے پانی کی قلت کا زمانہ۔ نامدیو مالی نے پانی کی قلت کے زمانے میں بھی اپنے چمن کو شاداب رکھا۔ وہ دور سے پانی کا گھڑا بھر کر لاتا اور پودوں کو پانی دیتا۔ یہ گدلا پانی بھی پودوں کے لیے آب حیات تھا۔ دوسرے نمبر پر سوال ہے جس کی ہیڈنگ ہوگی انعام سے انکار۔ نامدیو مالی نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کیا کہ اپنے بچوں کو پالنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، ہر حال میں یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارے تیسرے سوال کی ہیڈنگ ہے نامدیو اور علاج۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو گئی تھی اور اسے بچوں کے علاج میں مہارت تھی، اس لیے لوگ اپنے بچوں کو علاج کے لیے ان کے پاس لاتے تھے۔ نامدیو کی موت۔ ہمارا اگلا سوال ہے ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ کر چھپ گئے، نامدیو کو پتہ ہی نہ چل سکا، مکھیوں کے غضبناک جھلڑ نے اسے اتنا کاٹا کہ بے دم ہو کر اس نے جان دے دی۔ ہمارا پانچواں سوال ہے اچھے انسان کی تشکیل۔ مصنف کے خیال میں ہر انسان میں خوبیاں موجود ہوتی ہیں، انہیں درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کر کے ہی انسان بنتا ہے۔ اور ہمارا آخری سوال ہے نامدیو کے اوصاف۔ نامدیو کے اوصاف میں نمایاں خوبی اس کی اپنے کام سے لگن اور محبت ہے، اسی خوبی نے اسے سب میں ممتاز کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ ایک بہت اہم سبق کے خلاصے اور مشقی سوالات سے متعلق تھا۔ ہمارا اگلا سبق بھی بہت اہم ہوگا کیونکہ اسی سبق کی سلیز کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ مارننگ یا ایوننگ دونوں شفٹوں میں سے کسی شفٹ میں اس کا خلاصہ یا تشریح نثر پارہ ضرور آئے گا۔ تو ہمارا اگلا لیکچر بھی بہت اہم ہوگا، انتظار کیجیے گا۔ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا، کم از کم 5-6 اسٹوڈنٹس کو کائنڈلی ضرور شیئر کر دیا کریں، اور کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔